अगर फर्स्ट टाइम आपकी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है या फिर सिजेरियन डिलीवरी हुई है जिसमें नीचे की तरफ डॉक्टर्स ने एक कट लगाकर फिर बेबी को बाहर निकाला है, तो ऐसे में जब फर्स्ट टाइम सी सेक्शन डिलीवरी होती है तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो रहते हैं वो मॉम्स के मन में चलते रहते हैं, उनके माइंड में बहुत सारे डाउट रहते हैं। सो आज की मेरी वीडियो इसी चीज़ से रिलेटेड है और इस वीडियो में मैं उनके सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। सो हाय एवरीवन, आई एम ज्योति दिस साइड एंड आई होप कि आप सभी मॉम्स बिल्कुल स्वस्थ होंगी, खुश होंगी और मस्त होंगी। सो जो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है व्हाट नॉट टू डू एंड व्हाट टू डू आफ्टर सी सेक्शन और सिजेरियन डिलीवरी। यानी कि सी सेक्शन डिलीवरी के बाद आपको क्या काम है जो बिल्कुल भी नहीं करने हैं और क्या क्या काम है जो आपको करने हैं। ठीक है, सो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत हेल्पफुल होने वाली है। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं और अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए और लाइक बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए। वैसे तो देखा जाए 1 से 1.5 महीने के बाद जो मॉमीज़ रहती हैं जिनकी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है वो परफेक्टली सारे काम कर सकती हैं। 1 से 1.5 मंथ के बाद आप अपने रूटीन वर्क को कर सकती हैं, लेकिन फिर भी आपको भारी सामान नहीं उठाना है और बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जिनको आपको प्रॉपर तरीके से, पूरी तरीके से अवॉइड करना है। डॉक्टर्स भी यही रिकमेंड करते हैं और मैं अपनी वीडियो में भी यही बताने वाली हूँ कि आपको ये वर्क क्यों नहीं करने हैं। पहले आपको इसका रीज़न जानना होगा। जब आप रीज़न जान जाएंगी तब आप समझ पाएंगे कि हमें इन कामों को करने के लिए क्यों मना किया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जानिए कि जब सी सेक्शन डिलीवरी होती है तब डॉक्टर्स जो है सबसे पहले हमारी स्किन यानी कि ऊपर की जो स्किन होती है उसको कट करते हैं। उसके नीचे होती है फैट की लेयर, उसको कट करते हैं। फिर नीचे आती है रेक्टस शीथ, उसको कट करते हैं। इस तरह से सिजेरियन डिलीवरी में कई सारी लेयर्स कट होती हैं। जब कई सारी लेयर्स कट होती हैं और बेबी को बाहर निकाला जाता है, उसके बाद जब डॉक्टर्स टाँके लगाते हैं यानी कि स्टिच करते हैं तो उन सारी लेयर्स को जोड़ते हुए वो स्टिचिंग करते हैं। और जिन टाँकों के थ्रू वो स्टिच करते हैं वो टाँके जो है केमिकली प्रोड्यूस होते हैं फैक्ट्री में। इस वजह से उनको घुलने में, मेल्ट होने में और स्किन को चिपकने में वापस से कुछ टाइम लगता है। इसीलिए डॉक्टर से मना करते हैं कि जब तक जो है आप पूरी तरीके से 3 महीने नहीं हो जाए तब तक आप अपने प्रॉपर रूटीन में नहीं आ सकती हैं या फिर आप हैवी वर्क नहीं कर सकती हैं। 1 से 1.5 महीने के बाद तो आपको ऊपर से देखने में अपनी स्किन प्रॉपर लगेगी, लेकिन अंदर से जो लेयर्स कट हुई रहती हैं उनको जो है चिपकने में और टाँकों को अच्छी तरीके से मेल्ट होने में टाइम लगता है। इसलिए जो है हमें ये सारी चीज़ों को अवॉइड किया जाता है जिससे कि टाँकों पर प्रेशर ना पड़े। अगर आप इन कामों को अवॉइड नहीं करेंगी और टाँकों पर प्रेशर पड़ेगा, आप बार बार झुकेंगी, बार बार हैवी वर्क करेंगी, टाँकों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आने लगेगा, तो फिर ऐसे में जो है आपकी स्टिच में पस आने के चांसेस रहते हैं, ब्लड आने के चांसेस रहते हैं और इसके साथ फिर आपको फिर से डॉक्टर के यहाँ विजिट करना पड़ेगा। उन टाँकों को फिर से खुलवा के फिर से स्टिचिंग करवानी पड़ेगी। तो ये काफ़ी पेनफुल हो सकता है और ऐसे में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सो आपको ये सारी चीज़ें इस वजह से बताया जाता है कि अवॉइड करनी है ताकि आपके स्किन अच्छे से चिपक जाए, ताकि अच्छे से मेल्ट हो जाए और नई जो स्किन बननी रहती है वो भी प्रॉपर तरीके से बनने लगे। ठीक है, जहाँ पर आपके कट लगे हैं और स्टिच हुए वहाँ पर अगर आपको नॉर्मल इचिंग हो रही है या हल्की फुल्की खुजली और जलन हो रही है तो ऐसे में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इसके लिए एंटीसेप्टिक मेडिसिन या फिर एंटीसेप्टिक पाउडर आता है वो ले सकती हैं और वहाँ पर उस पाउडर को छिड़क सकती हैं। इससे आपकी नॉर्मल इचिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बात करते हैं कि वो कौन कौन से काम हैं जो हमें सी सेक्शन डिलीवरी के बाद अवॉइड करने हैं, यानी कि बिल्कुल भी नहीं करने हैं। तो 8 ऐसे वर्क हैं जिनको आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है। नंबर फर्स्ट, आपको हैवी सामान बिल्कुल भी नहीं उठाना है। कोई भी हैवी बकेट हो गई, ट्रॉली हो गई, कोई भी ड्रम हो गया या कोई भी घर में चीज़ें लाइक सिलेंडर वगैरह, वो सब आपको बिल्कुल भी नहीं उठाना है। इसके लिए आप घर के अदर मेंबर को जो है कह सकती हैं, वो अदर मेंबर जो हैं वो आपकी हेल्प करेंगे, वो उठा सकते हैं। बट आपको 1 से 1.5 महीने तक, इवन 3 मंथ्स तक आपको बिल्कुल भी हैवी कोई भी वर्क नहीं करना है, हैवी सामान नहीं उठाना है, क्योंकि फिर अगर आप हैवी सामान उठाएंगी तो आपके स्टिचेस पे प्रेशर पड़ेगा और इससे फिर पस और ब्लड आने के चांसेस रहेंगे। इसी तरह से आपको गलत तरीके से झुकना भी नहीं है, क्योंकि इससे भी आपके स्टिचेस पे प्रेशर पड़ेगा। आपको झुकते समय ध्यान देना कि आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर झुकना है, पैरों को फैला के, और अपने आप को बेंट करते हुए बहुत ज़्यादा नहीं झुकना है, इससे भी आपके स्टिच पे प्रेशर पड़ सकता है। नंबर 2, आपको लाल मिर्ची खाने में पूरी तरह से अवॉइड करनी है। लाल मिर्ची वाले खाने जो है बिल्कुल भी नहीं खाने हैं और इसके साथ ही बहुत मसालेदार खाना, बहुत तला भुना खाना आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है, जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयल हो। इस टाइप के फूड को आपको अवॉइड करना है।
कम से कम 1 से 1.5 महीने आपको बिल्कुल भी इस तरह का फूड नहीं खाना है। नंबर 3, अब सिजेरियन डिलीवरी के बाद आपको अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग भी कराना पड़ता है। सो ऐसे में ब्रेस्ट फीडिंग कराते समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपनी बॉडी का, ताकि आपके टांकों पर किसी तरह का प्रेशर ना पड़े। इसके लिए आप बच्चे को दूध पिलाते समय बहुत ज़्यादा झुके नहीं, बहुत ज़्यादा जो है अपने आप पे प्रेशर नहीं डालें अपने शरीर पर, बल्कि अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स करके रखें। पीछे की तरफ आप एक पिलो लगा सकती हैं। पिलो की हेल्प से आप अपनी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखकर इस टाइप से बच्चे को दूध पिलाइए। इससे आपको बैकअप नहीं होगा, आपके मसल्स में किसी तरह का पेन नहीं होगा और आपके टाकों पर यानी स्टिचेस पर भी कोई प्रेशर नहीं आएगा। नंबर 4, जब आपकी फर्स्ट टाइम सी सेक्शन डिलीवरी हुई है तो आप कोशिश करिए कुछ दिन के लिए आप इंडियन टॉयलेट पूरी तरह से अवॉइड कर दीजिए और आप कमोड वाले या जो वेस्टर्न टॉयलेट होते हैं उनको प्रेफर करिए। उसमें आप जो है आराम से बैठिए और आराम से फ्रेश होइए, क्योंकि इंडियन टॉयलेट जब आप बैठेंगी तो इसमें आपको कई बार बैठना उठना पड़ेगा। एटलीस्ट 1 डे में आप 7 से 8 बार यूरिन पास करने जाएंगी या फिर जो है फ्रेश होने जाएंगी, तो आपका जो है ऐसे करते करते कई बारी आपको उठना बैठना पड़ेगा। फिर ऐसे उठते बैठते आपकी स्टिचेस पर जोर पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, वो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए जब आपकी सी सेक्शन डिलीवरी हुई हो तब आप जो है कोशिश करिए कि वेस्टर्न टॉयलेट हो, कमोड वाले टॉयलेट हो, उसमें आप जाइए, ठीक है। उसमें आप आराम से बैठ के फ्रेश होइए और इससे आपकी स्टिच पर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं पड़ेगा। अगर आपके यहाँ इंडियन टॉयलेट है, कमोड नहीं है, तो ऐसे में आप मार्केट में जो चेयर्स मिलती हैं उस पर लाकर भी जो है उसको फिट करके इंडियन टॉयलेट में आप आराम से फ्रेश हो सकते हैं। नंबर 5, सिजेरियन डिलीवरी के बाद आप तुरंत जो है बेल्ट को मत बांधिए, ठीक है। जैसे कुछ लेडीज़ के मन में एक क्वेश्चन चलता रहता है कि क्या हम तुरंत बेल्ट बांध सकते हैं, क्योंकि हमारा टमी बाहर आ जाता है उस समय। तो आप सी सेक्शन के बाद तुरंत से बेल्ट मत बांधिए, क्योंकि फिर इससे टाँकों पर प्रेशर पड़ेगा और टाँके भी जो है दबेंगे। तो इसलिए आप कम से कम 7-8 दिन का गैप रखिए या 10-12 दिन का गैप रखिए, उसके बाद आप प्रॉपर बेल्ट बांध सकती हैं, क्योंकि उस टाइम पीरियड में टाँके आराम से घुल जाते हैं। नंबर 6, अब बहुत सारी लेडीज़ ये कहती हैं कि जब सिजेरियन डिलीवरी हुई है या नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो उसके बाद हमें सर पे स्कार्फ या कपड़ा बांधे रखना है। देखिए, सर पे कपड़ा बांधने और स्कार्फ बांधने के पीछे का रीज़न ये है कि इससे आपको सर्दी से बचाया जाता है, कि आपको सर्दी ना लगे, क्योंकि कानों के थ्रू आपकी बॉडी में ठंडक जाएगी। फिर उससे आप जब बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगी तो बेबी को भी जो है सर्दी होने के चांसेस रहेंगे। इसलिए जो है कहा जाता है कि आप डिलीवरी के बाद स्कार्फ बांध के रखिए या प्रॉपर दुपट्टा वगैरह बांध के रखिए, अपने आप को कवर करके रखिए, ताकि आपको सर्दी ना लगे। लेकिन ऐसा सर्दियों के मौसम में होता है। अगर गर्मी के मौसम में आपकी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है तो तब आपको कपड़ा बांधने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस समय पर अगर आप कपड़ा को बांधती हैं या फिर जो है स्कार्फ बांधती हैं तो आप पसीने से भीग जाएंगी, खुजली होगी, रैशेस हो जाएंगे। ऐसे में आपको और चिड़चिड़ापन आ जाएगा और फिर बच्चे को भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो गर्मी के टाइम पर आप जो है स्कार्फ या दुपट्टा इस टाइप की कोई भी चीज़ मत बांधिए, ठीक है। और अपना जो भी एसी या कूलर है उसको बिल्कुल एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर रखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सर्दी भी नहीं लगेगी और आप बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग भी प्रॉपर तरीके से करा पाएंगी। नंबर 7, सिजेरियन डिलीवरी के बाद आप कम से कम 1 से 1.5 महीने तक कोई भी हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकती हैं। आपको बिल्कुल भी हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है। इसके लिए अगर आप जिम भी ज्वाइन करना चाहती हैं तो आप कम से कम 3 महीने का गैप रखिए, ठीक है। अब जैसे होता है कि जिम में बहुत ज़्यादा ट्रेडमिल हो गया, साइकिलिंग हो गया या हैवी वेट लिफ्टिंग हो गया, इस तरह की एक्सरसाइजेज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। कम से कम 3 महीने तक तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि फिर इससे आपकी स्टिच पर प्रेशर पड़ेगा बहुत ज़्यादा। तो इसलिए आपको 1 से 1.5 महीने तक कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी है और जिम भी आपको एटलीस्ट 3 महीने तक नहीं ज्वाइन करना है। नंबर 8, डिलीवरी के बाद आपको पेट पर बिल्कुल भी मसाज नहीं करवानी है। जहाँ पर एब्डोमेन के नीचे डॉक्टर्स ने कट लगाया है वहाँ पर आपको बिल्कुल भी जो है हाथों के थ्रू खुद से भी मसाज नहीं करनी है और ना किसी दाई या फिर नाउन के थ्रू आपको मालिश करवानी है। उस एरिया पर आपको बिल्कुल भी मसाज नहीं करवानी है। एटलीस्ट 3 मंथ तक आपको बिल्कुल भी उस एरिया को टच नहीं करना है। तो ये 8 ऐसे काम थे जिनको आपको सी सेक्शन डिलीवरी के बाद पूरी तरह से अवॉइड करना है। इनको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इन कामों को अवॉइड नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए ही प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, क्योंकि फिर आपके स्टिचेस पे प्रेशर पड़ेगा और इससे जो है आगे ब्लड, पस, इस तरह की चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं जो आगे चल के एक बड़ा कैंसर का भी रूप ले सकती हैं। तो आप कोशिश करिए कि ये जो 8 काम मैंने बताए ये आपको सी सेक्शन के बाद बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। और अब बात करते हैं कि क्या क्या काम है जो हमें करने चाहिए जिससे हमारे टाँकों पर कोई प्रेशर भी ना पड़े, टाँके अच्छे से मेल्ट हो जाएं
और हमारी स्किन भी प्रॉपर तरीके से चिपक जाए। तो देखिए, सबसे पहले जो है आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। डाइट में आपको हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, अगर जो है सर्दी का सीज़न है तो पालक, सोया मेथी का साग, इस तरह की चीज़ें आपको खाते रहना। इससे आपको कब्ज़ नहीं बनेगा और आपकी डाइजेशन सही रहेगा। डिलीवरी के टाइम पर जो आपकी बॉडी में आयरन का लॉस हुआ है, उसकी कमी भी जो है ये जितनी भी हरे पत्तेदार सब्जियां हैं वो पूरी कर देंगी। इसी तरह से आपकी बॉडी में जो कैल्शियम का लॉस हुआ है, उसके लिए आप डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध, दही, मट्ठा, छाछ, इस तरह की चीज़ों को खाइए। इससे भी आपका डाइजेशन बिल्कुल सही रहेगा और आपके अंदर कैल्शियम की कमी भी भरपूर मात्रा में पूरी करेगा ये। इसी तरह से विटामिन सी के लिए आप खट्टे फल जैसे कि संतरा, मौसमी, इस तरह के फ्रूट्स का सेवन करिए। इसके अलावा आप पपीता, चीकू, अंगूर, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, ये सारे जितने भी फ्रूट्स हैं उन सब का सेवन करिए, जो कि आपके अंदर विटामिन की कमी को नहीं आने देंगे और इस टाइम पर आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। अब बहुत सारी लेडीज़ के माइंड में ये क्वेश्चन भी चलता है कि हम सी सेक्शन के बाद डेली नहा सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, आप डेली नहा सकती हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जब आप डिस्चार्ज होकर हॉस्पिटल से आ जाएंगी 3 से 4 डेज़ में, तब आप जो है नहा सकती हैं। लेकिन जब आप फर्स्ट बाथिंग लीजिए तो उस समय पर आप कोशिश करिए, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने भी किया था और मुझे इससे काफ़ी रिलैक्स मिला था, वो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जब आप फर्स्ट बाथिंग लीजिए तो उस समय आप थोड़ी सी अजवाइन लेकर उसको एक कपड़े में बांधकर पोटली बना लीजिए उसकी, और उसको अपने नहाने वाली बाल्टी में डाल दीजिए पानी के अंदर। जब वो बाल्टी में अच्छे से घुल जाए तब उस पोटली को निकालकर उस पानी से आप नहाइए। इससे आपकी बॉडी में बहुत आराम मिलेगा, बहुत रिलैक्स मिलेगा। जितना भी आपके बैक एक रहेगा, पेन रहेगा, वो सब कुछ इससे काफ़ी हद तक रिलीज़ हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और उसके बाद आप डेली में नहा सकती हैं। डेली नहाते समय बस आप ध्यान रखिए कि अगर सर्दी का मौसम है तो आप थोड़ा सा गुनगुना पानी करके नहाइए, और अगर गर्मी का मौसम है तो आप नॉर्मल वाटर से नहाइए। लेकिन नहाना आपको डेली है, आप डेली नहा सकती हैं। इसके अलावा आप बालों को भी धो सकती हैं। ठीक, नहाते समय आपको एक चीज़ का ध्यान और रखना है कि आपको नीचे बैठकर बहुत नहीं नहाना। इसके लिए आप स्टूल या फिर जो ऊंचा पाटा आता है आप उसका यूज़ कर सकती हैं। उस पर बैठ के नहाएंगी तो आपके स्टिचेस पे प्रेशर नहीं पड़ेगा। बहुत सारी लेडीज़ के मन में, जिनकी फर्स्ट टाइम जो है सी सेक्शन या सिजेरियन डिलीवरी हुई है, उनके माइंड में ये क्वेश्चन भी चलता रहता है कि क्या हम केवल खिचड़ी और दलिया ही खा सकते हैं और बाकी खाना नहीं खा सकते हैं। तो आप बाकी खाना भी एज इट इज़ खा सकती हैं जैसे आप खाती थी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप फ्रूट्स का सेवन करिए, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करिए, जो कि आपके बॉडी में जो है कैल्शियम और आयरन का जो लॉस हुआ उसको पूरा करेंगे। इसके अलावा आप रोटी, दाल, चावल सब कुछ खा सकती हैं। बस एक चीज़ है जो आपको अवॉइड करनी है, वो है लाल मिर्ची। आपको लाल मिर्ची बहुत नहीं खानी है, जैसे मैंने पहले बताया था। और इसके अलावा हल्दी, नमक, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, इन सारी स्पाइसेस का आप सेवन कर सकती हैं। ये सारी चीज़ें आपके डाइजेशन में हेल्प करेंगी, आपकी बॉडी को रेजुनेट करने में हेल्प करेंगी, प्लस आपको कब्ज़ की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, तो आप इन सारी चीज़ों को आराम से खा सकती हैं। बस आपको लाल मिर्ची और बहुत मसालेदार खाने को अवॉइड करना है। आप ड्राई फ्रूट्स और मखाने को भी हल्का सा फ्राई करके खा सकती हैं। ये आपके ब्रेस्ट में दूध की मात्रा को बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करेगा। इसी तरह से सिजेरियन डिलीवरी में आप लंच या डिनर के बाद अगर चाहें तो 10 to 15 मिनट्स के लिए वॉक भी कर सकती हैं। ये वॉकिंग आपकी जो है डाइजेशन में हेल्प करेगी, प्लस आपकी बॉडी में गैस नहीं बनने देगी। जब आपकी बॉडी में गैस नहीं बनेगा तो जब आप बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगी तो उसको भी गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए अगर आप चाहें तो लंच या डिनर के बाद आराम से 10 to 15 मिनट्स का वॉक कर सकती हैं। लेकिन आपको आराम से चलना है, बिल्कुल आराम से वॉक करना है। स्पीड में वॉक बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप स्पीड में वॉकिंग करेंगी तो फिर आपके स्टिचेस पे प्रेशर पड़ सकता है। इसलिए आराम से 10 से 15 मिनट के लिए खाने के बाद आप आराम से वॉक कर सकती हैं। इसी तरह से सिजेरियन डिलीवरी में आप 10 से 12 दिन के बाद जो है अपनी मालिश भी स्टार्ट करा सकती हैं। जो भी ट्रेडिशनल नाउन है जिनके थ्रू हम मालिश करवाते हैं, उनकी हेल्प से आप अपने हेड, बैक, लेग्स और हैंड्स की आराम से मसाज करवा सकती हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जो एब्डोमेन के नीचे वाला एरिया, यानी कि जहाँ पर कट लगा है, वहाँ पर आपको मसाज नहीं करवानी है। 10 से 12 दिन के बाद आप मालिश करवा सकती हैं बाकी एरिया की, और आप अपने बच्चे की भी मालिश स्टार्ट करवा सकती हैं। आफ्टर सी सेक्शन डिलीवरी 1.5 से 2 महीने के बाद आप प्रॉपर रूटीन एक्सरसाइज भी घर पर चालू कर सकती हैं, जैसे अनुलोम विलोम, कपाल भाती और जो लाइट स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइजेज होती हैं वो आप घर पर आराम से स्टार्ट कर सकती हैं। इसी तरह से 3 महीने के बाद आप प्रॉपर जिम भी ज्वाइन कर सकती हैं, लेकिन 3 महीने से पहले आपको जिम नहीं ज्वाइन करना। 3 महीने के बाद जब आप जिम ज्वाइन करेंगे तो आप जो है हैवी वेट लिफ्टिंग, ट्रेडमिल, साइकिलिंग, जो भी एक्सरसाइजेज होती हैं वो आप कर सकती हैं। और 1.5 से 2 महीने के बाद आप प्रॉपर रूटीन एक्सरसाइजेज कर सकती हैं। तो
आई होप कि अब तक आप समझ चुकी होंगी कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद हमें ऐसे कौन कौन से काम है जिसको कम्प्लीटली अवॉइड करना है और क्या रीज़न है जिसकी वजह से हमें इन काम को अवॉइड करना है, साथ ही कौन कौन से काम हैं जो हम कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो और हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मॉम्स के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी ये जान सकें कि हमें सी सेक्शन डिलीवरी के बाद क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। इसके साथ ही मेरे इस चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी तरह की पेरेंटिंग की अच्छी अच्छी वीडियोस पोस्ट करती रहती हूँ। अब आपके मन में अगर ये क्वेरी है कि डिलीवरी के बाद हमें अपने बच्चे को किस तरीके से दूध पिलाना है, यानी कि लेट कर दूध पिलाना सही रहेगा या फिर बैठ के दूध पिलाना सही रहेगा, किस पोजीशन में दूध पिलाना चाहिए जिससे बेबी को प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग और कोई प्रॉब्लम ना आए, तो इस पर भी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाकर डाली हुई है। मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।